दोस्तों सोच के देखिए, अगर आपका घर एक ऐसी जगह पर हो जहां से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही पतला सा रास्ता हो और उस रास्ते के दोनों तरफ ऐसे लोग रहते हैं जिनके इरादे क्लियर नहीं है, जिनके पीछे बड़े बड़े लोग खड़े हैं और जहां थोड़ा सा भी इम्बैलेंस पूरे घर को आइसोलेट कर सकता है। इंटरनेशनल रिलेशंस में इसी सिचुएशन को हम कहते हैं स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी। और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है सिलीगुड़ी कॉरिडोर। आज जब हेडलाइंस चल रही हैं कि इंडिया कैनॉट एक्ट ऑन बांग्लादेश या फिर इंडिया इज ट्रैप्ड ऑन ऑल साइड्स, तो नेचुरली ये सवाल उठता है कि क्या इंडिया सच में ट्रैप्ड है या फिर इंडिया जानबूझकर रिस्ट्रेंट दिखा रहा है। क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में हर एक्शन विजिबल नहीं होता और हर साइलेंस वीकनेस नहीं होती। कभी कभी साइलेंस ही सबसे बड़ा लाउड सिग्नल होता है। इस पूरी स्टोरी को समझने के लिए हमें इमोशनल हेडलाइन से निकलकर मैप, हिस्ट्री और पावर बैलेंस और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी के साथ रखना होगा। क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस का पहला और सबसे बड़ा रूल है ज्योग्राफी इज डेस्टिनी। इंडिया के नॉर्थ ईस्ट, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय जैसे स्टेट्स आते हैं, बाकी मेनलैंड इंडिया से उसे एक 22 किलोमीटर के पतले से कॉरिडोर के थ्रू जुड़ते हैं। इस कॉरिडोर को हम चिकन नेक के नाम से जानते हैं। नॉर्थ में भूटान है, साउथ में बांग्लादेश है, नॉर्थ ईस्ट में चाइना का जो तिब्बत रीजन है वो है, और ईस्ट में म्यांमार है। मतलब कि एक छोटी सी ज्योग्राफिकल स्ट्रिप पर पूरा का पूरा स्ट्रेटेजिक प्रेशर कंसंट्रेटेड है। और जियोपॉलिटिक्स में चौक पॉइंट्स सिर्फ रोड्स नहीं होते, वो पावर प्रोजेक्शन का के प्रेशर पॉइंट्स भी होते हैं। इसीलिए सिलीगुड़ी कॉरिडोर सिर्फ एक ज्योग्राफिकल फीचर नहीं है, बल्कि इंडिया की स्ट्रेटेजिक इमेजिनेशन का सेंटर भी है। अब अगर हम इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस को समझना चाहते हैं तो 1971 से शुरू करना जरूरी है। बांग्लादेश का जन्म इंडिया के डायरेक्ट इंटरवेंशन के बिना पॉसिबल नहीं था। इंडिया ने रिफ्यूजीज को शेल्टर दिया, मिलिट्री इंटरवेंशन की और पाकिस्तान को डिफीट करके एक नए नेशन के बर्थ में डिसीजिव रोल प्ले किया। लेकिन जियोपॉलिटिक्स में ग्रेटिट्यूड एक इमोशनल कॉन्सेप्ट हो सकता है, लेकिन परमानेंट स्ट्रेटेजिक प्रिंसिपल नहीं हो सकता। 1975 के बाद बांग्लादेश की पॉलिटिकल ट्रांजेक्टरी में चेंज होता है और शेख मुजिबुर रहमान के असैसिनेशन के बाद मिलिट्री रिजाइम्स आती है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की भी बढ़ती है वहां पर, और ग्रेजुअली बांग्लादेश अपनी आइडेंटिटी को इंडिया के शेडो से निकालकर एक इंडिपेंडेंट मल्टी अलाइंड नेशन के रूप में प्रोजेक्ट करना शुरू करता है। यहीं से सस्पिशन और बैलेंसिंग पॉलिटिक्स का फेस भी स्टार्ट होता है। शेख हसीना के आने के बाद से डेफिनेटली रिलेशन थोड़े इम्प्रूव हुए हैं, जैसे कि टेरर आउटफिट्स पर क्रैकडाउन होता है, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स को अलाउ किया जाता है, और इंडिया बांग्लादेश कोऑपरेशन का भी एक स्टेबल फेस दिखता है। इंडिया बांग्लादेश को पावर एक्सपोर्ट करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट देता है और ट्रांजिट एक्सेस भी देता है। लेकिन एक चीज हमेशा से क्लियर रहती है कि इंडिया बांग्लादेश को कभी क्लाइंट स्टेट की तरह ट्रीट नहीं करता, और यही इंडिया की स्ट्रेंथ और लिमिटेशन भी रही है। अब सवाल यह है कि अगर रिलेशन इतना कॉम्प्लेक्स और लेयर्ड है, तो इंडिया डायरेक्ट एक्शन क्यों नहीं लेता? इसका जवाब फिर से सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर आकर रुकता है। मिलिट्री प्लानर्स जानते हैं कि ये कॉरिडोर नैरो है, इसका टेरेन फ्लैट है और मल्टीपल डायरेक्शन से प्रेशर आ सकता है। अगर बांग्लादेश हॉस्टाइल होता है तो चाइना असर्टिव होता है और भूटान न्यूट्रल रह जाता है, तो इंडिया एक ऐसे मल्टी फ्रंट स्ट्रेस में आ सकता है जहां रिएक्शन का कॉस्ट बेनिफिट से ज्यादा हो जाएगा। और यहीं पर चाइना फैक्टर एंटर करता है, जो इस पूरी जियोपॉलिटिक्स का सबसे बड़ा शेडो प्लेयर है। चाइना का इंटरेस्ट सिर्फ अरुणाचल प्रदेश या डोकलाम तक लिमिटेड नहीं है। चाइना का लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव साउथ एशिया में एक ऐसा पावर बैलेंस बनाना है जहां इंडिया अनकंटेस्टेड रीजनल लीडर ना बन पाए। बांग्लादेश इसी स्ट्रेटजी का एक साइलेंट और क्रूशियल पीस है। चाइना बांग्लादेश का लार्जेस्ट आर्म सप्लायर है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में डीपली इन्वॉल्व है, और विदाउट एस्टैब्लिशिंग एनी ओवर्ट मिलिट्री बेस, चाइना अपना स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस स्टेडली बिल्ड करता जा रहा है। यह ट्रेडिशनली स्ट्रिंग ऑफ पील्स से ज्यादा एक स्ट्रिंग ऑफ इन्फ्लुएंस स्ट्रेटजी है। और यही वजह है कि अगर इंडिया बांग्लादेश पर एक्सेसिव प्रेशर डालता है तो बांग्लादेश के पास चाइना का ऑप्शन हमेशा रेडी रहता है।
इस पूरे इक्वेशन में यूनाइटेड स्टेट्स भी एक इंटरेस्टिंग रोल प्ले करता है। पब्लिकली यूएस डेमोक्रेसी, इलेक्शंस और ह्यूमन राइट्स की बात करती है, लेकिन प्राइवेटली यूएस को बांग्लादेश की स्टेबिलिटी चाहिए और इंडिया को इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी का पिलर माना जाता है। इसीलिए इंडिया को एक ऐसे डिप्लोमेटिक टाइट रोप पर चलना होता है जहां ना तो वो एग्रेसिव दिखे और ना ही पैसिव। भूटान भी इस चेसबोर्ड का एक क्वाइट बट इम्पोर्टेंट प्लेयर है। भूटान इंडिया का ट्रस्टेड पार्टनर है, लेकिन चाइना के प्रेशर और अपनी लिमिटेड कैपेसिटी के कारण इंडिया कभी नहीं चाहेगा कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर का बर्डन भूटान के सोल्जर्स पर आ जाए। सॉरी, आई थिंक मैंने सोल्जर्स बोल दिया, भूटान के शोल्डर्स पर आ जाए। इसीलिए इंडिया का अप्रोच यहाँ भी कॉशियस रहता है। मिलिट्री एक्शन तब होता है जब एनिमी क्लियर डिफाइंड हो, इंटरनेशनल लेजिटिमेसी मिले और फ्रंट्स मैनेजेबल हो। बांग्लादेश के केस में ना तो एनामी क्लियर है, ना लेजिटिमेसी गारंटेड है और ना ही फ्रंट्स लिमिटेड है। इसीलिए इंडिया का रिस्पॉन्स मिलिटरली नहीं, स्ट्रेटेजिक पेशेंस होता है। और इस पेशेंस का मतलब इनएक्टिविटी नहीं होती। इंडिया क्वाइटली नॉर्थ ईस्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव कर रहा है, ऑल्टरनेटिव कनेक्टिविटी कॉरिडोर्स को डेवलप कर रहा है, मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस बढ़ा रहा है और डिप्लोमेटिक चैनल्स भी ओपन रख रहा है। जियोपॉलिटिक्स में सबसे खतरनाक चीज प्रिडिक्टेबिलिटी होती है और इंडिया डेलिबरेटली अनप्रिडिक्टेबल रहना चाहता है। आगे के सिनेरियोज भी इसी लॉन्ग टर्म थिंकिंग से शिफ्ट होंगे। अगर बांग्लादेश बैलेंस्ड रहता है तो स्टेबिलिटी इंडिया के फेवर में रहेगी। अगर बांग्लादेश चाइना की तरफ ज्यादा टिल्ट करता है तो इंडिया कन्फ्रंटेशन के बजाय इंटरनल स्ट्रेंथ पर फोकस करेगा। और अगर रीजन अनस्टेबल होता है तो इंडिया एग्रेसर नहीं, स्टेबलाइजर के रूप में एक्ट करेगा। इस पूरे डिस्कशन का सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि पावर हमेशा लाउड नहीं होती। कभी कभी पावर वो होती है जो हर प्रोवोकेशन पर रिएक्ट ना करे। इंडिया बांग्लादेश पर एक्ट नहीं कर रहा क्योंकि इंडिया वीक नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि इंडिया लॉन्ग गेम खेल रहा है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर इंडिया की वीकनेस नहीं है, बल्कि इंडिया की स्ट्रेटेजिक मैच्योरिटी का टेस्ट है। और शायद इसी वजह से आज दुनिया इंडिया को एक इम्पल्सिव रीजनल बुली नहीं, बल्कि एक एमर्जिंग रिस्पॉन्सिबल पावर के रूप में देख रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।